हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 8 है। 1 से लेकर 7 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, GATT गैट का स्थान WTO ने कब लिया? आपके ऑप्शन है 1995, 1996, 1992 या 1994। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। तो गैट के सदस्यों ने अप्रैल 1994 में एक समझौते पे हस्ताक्षर करके जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की। मतलब गैट के सदस्यों ने अप्रैल 1994 के अप्रैल मंथ में एक समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया और जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई। तो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट GATT के स्थान लेने के लिए की गई। ये गैट का स्थान ले लिया। और गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं? BSE, NSE, SEBI या फिर कोई नहीं? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी SEBI, सेबी को म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण का अधिकार दिया गया। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहा जाता है। तो भारत में दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, एक को NSE कहा जाता है और दूसरे को BSE कहा जाता है। तो सेबी इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदने वाले यानी कि निवेशकों के हित में कार्य करने वाली एक वैधानिक संगठन के रूप में कार्य करती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना IPO शेयर मार्केट में लाना चाहती है और अपना शेयर बेचना चाहती है, तो सबसे पहले उस कंपनी को सेबी से मान्यता प्राप्त करनी होती है। अब जब कंपनी सेबी से मंजूरी दे देती है तो तभी वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो सकता है, क्योंकि सेबी के द्वारा कंपनी की फुल इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ही उसको शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की मंजूरी मिलती है। इसी कारण सेबी मतलब SEBI भारत की प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है जो वैधानिक संगठन के रूप में कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के बांद्रा में है। मुंबई के बांद्रा में सेबी की हेडक्वार्टर है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए सब डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है? यहाँ पे ऑप्शन है सेबी, EXIM, MSO या CSO। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मतलब CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, हिंदी में इसे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहा जाता है। तो भारत के सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है ये CSO। इसके संघ और सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप लोग ये डिटेल्स भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई। आपके ऑप्शन है 41 मतलब 41वां 1976 या फिर 42th 1956 या फिर 32 1974 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब संविधान का 41 संविधान का 41 संशोधन द्वारा ये बताया गया कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवा मुक्ति आयु 60 नहीं 62 वर्ष होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जीवाणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 4, 2, 1 या 3। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1। जीवाणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1। तो गुणसूत्रों क्या है दोस्तों? गुणसूत्रों का मतलब होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी आनुवंशिक मतलब जेनेटिक जो होते हैं जेनेटिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करता है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते रहता है ये क्रोमोसोम। तो प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों का एक संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव कोशिकाओं में मतलब ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम में कितनी होती है इसकी गुणसूत्रों की संख्या, मतलब क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, जो कि 23 के पेयर में होता है, 23 के जोड़े में होता है। तो उसी तरह जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल के बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? क्या ऑप्शन है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 14 साल के तक के बच्चों की वृद्धि के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है वृद्धि के लिए, साथ ही साथ एक अच्छी सेहत बजाय रखने के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए। मतलब अगर हमें कहीं पे चोट लगती है तो उसको रिपेयर होने में, डैमेज सेल को रिकवर होने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, और प्रोटीन ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 7 किलो जूल तक की एनर्जी प्रोवाइड करती है। और जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो नीड होती है मतलब सभी आयु के लोगों के लिए अलग अलग होती है। मतलब एक बच्चे को जितनी प्रोटीन चाहिए वयस्क युवा इंसान को उससे भी ज़्यादा या कम अलग अलग अमाउंट में चाहिए होती है। तो प्रोटीन की नीड वैरी करती है लाइफ टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पाचन और श्वसन नालियाँ कहाँ क्रॉस करती है? तो हमारी जो पाचन नाली है जहाँ से खाना जाता है और जो श्वसन जो रेस्पिरेशन में यूज़ होता है उसकी नालियाँ कहाँ पे क्रॉस करती है एक दूसरे के साथ? आपके ऑप्शन है ग्रसनी, कंठ में, या फिर ग्रासिका में, या फिर श्वास नाली में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी में। तो ये ग्रसनी क्या है? इसको फायरिक्स भी कहते हैं, फायरिक्स भी कहते हैं। और ये नाक, मुंह, हमारे नाक, मुंह और स्वर जंत्र मतलब वोकल कॉर्ड के पीछे स्थित है। हमारा नाक, मुंह और वोकल कॉर्ड के पीछे स्थित होता है ग्रसनी। इसको फायरिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है विसरण, प्रसारण, डायलिसिस या सक्रिय परिवहन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। तो ये डायलिसिस क्या है दोस्तों? डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन की। इसी में हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कृत्रिम गुर्दा। तो डायलिसिस की प्रक्रिया हम लोग तब अपनाते हैं जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो किडनी से जुड़े रोगों या फिर हाई ब्लड प्रेशर की स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? डायलिसिस पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो इसको राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन है बेंगलोर, जम्मू, नई दिल्ली या शिलोंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत सरकार ने पादप अनुवंशिक संसाधनों के संकट से उबरने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1976 में की थी, नई दिल्ली में। तो 1976 में, अगस्त के 1976 में नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक सभ्यताओं द्वारा ज्ञात नहीं है? तो वैदिक सभ्यताओं का मतलब क्या है दोस्तों? वैदिक सभ्यता प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है।
उस दौरान वेदों की रचना हुई थी, मतलब उस टाइम से ही वेदों की रचना होना शुरू हुई है। तो उस काल के बारे में हम लोग वेदों से ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन जानवरों का वैदिक सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है, मतलब वेदों में उनका मेंशन नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन है हाथी, चीता, शेर या घोड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब चीता। तो चीता का मेंशन वेदों में नहीं किया गया है। इसके अलावा हाथी, शेर और घोड़े का मेंशन वैदिक सभ्यताओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है किससे, मतलब कौन वेद से। हमारे 4 वेद यहाँ पे ऑप्शन में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। तो ये एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्मग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। ये यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और ये अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है। तो ये संगम साहित्य क्या है, ये संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई एक साहित्य है, जो कि तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य है, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कि कौन से भाषा में ये लिखी गई है। तो ऑप्शन है तमिल, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब तमिल। तो साहित्य संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, मतलब कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है वासुदेव, वसुमित्र, सुशेरमन या फिर विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब वासुदेव, जो कि कण्व राजवंश के संस्थापक थे। और विष्णु पुराण में भी इस घटना की पुष्टि की गई है कि शुंग वंश के राजा देवभूति को उसका अमात्य कण्व वासुदेव मारकर पृथ्वी पर शासन करना चाहता था। तो वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली उसी को कान्व तथा कान्वायन के नाम से जाना जाता है। मतलब वासुदेव ने ही इस कान्व या फिर कन्वायन नामक राजवंश का नींव डाला था। तो उसका संस्थापक कौन हुआ, वासुदेव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस चीन राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की दीवार को बनवाया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो जो कि है सी वांग टी ने बनाया था। तो वो चीन के प्रथम सम्राट थे सी वांग टी। उन्होंने चीन के दीवारों में, उनके बनाए गए दीवार चीन के दीवारों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी कौन सी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा या फिर प्रयाग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, मतलब थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। तो ये जो चालुक्य है, चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध गुज्जर राजवंश है और इसकी राजधानी का नाम बादामी है या फिर बातापी भी कहा जाता है और बादामी भी कहा जाता है। तो बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जयसिंह प्रथम। तो ये जो चालुक्य है ये प्राचीन भारत का एक गुज्जर राजवंश था, जैसा कि मैंने बताया, और ये अपने महत्व को विस्तार के समय अभी के वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश एवं तटीय दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। तो आप लोग इसका महत्व का विस्तार के समय आप लोग देख सकते हैं, इसने संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो जो सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत है, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गणेश सावरकर थे।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर एवं नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया एक गुप्त साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी कब होती है? मतलब सन और अर्थ के बीच सबसे कम डिस्टेंस कब होता है, किस डेट को होता है? आपका ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3 जनवरी को सबसे कम डिस्टेंस होता है और उस दिन को पेरीहेलियन भी कहा जाता है। और वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस 148 मिलियन किलोमीटर होता है। मतलब सन अर्थ से 148 मिलियन किलोमीटर दूर होता है उस दिन, और इस दिन को पेरीहेलियन भी कहा जाता है। ये दिन कब होता है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है सन और अर्थ के बीच में? आपका ऑप्शन है 4 जुलाई, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या फिर 30 जनवरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है और उस दिन को क्या कहा जाता है? उस दिन को एनीहेलियन भी कहा जाता है। और तब डिस्टेंस कितनी होती है? 153 मिलियन किलोमीटर अपार्ट, मतलब 153 मिलियन किलोमीटर दूर होता है सन अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? मतलब अगर हम लोग अर्थ का नियरेस्ट स्टार से उसके लाइट को सन अर्थ के सरफेस पे आने में कितना टाइम लगता है, उसके नियरेस्ट स्टार के लाइट को उसके सरफेस पे आने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4.3 बर्स, 4.3 ईयर्स तक टाइम लगता है, इतना ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्षोभ मंडल की मोटाई में किस ऋतु की वृद्धि होती है? क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का हाइट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो किस ऋतु की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है बसंत, ग्रीष्म, शीत या पतझड़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन की वृद्धि होगी। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ाने से ग्रीष्म ऋतु की वृद्धि होती है और घटाने से शीत ऋतु हो जाती है। और ये क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होती है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधूम तथा सभी मौसम घटनाएं होती है और ये पृथ्वी के वायु का सबसे घना भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो लॉज ऑफ फेरल जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या फाइंड करने में ये हेल्प करता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है तरंगों की तीव्रता, पवनों का वेग, पवनों की दिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ अ विंड, विंड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फेरल का नियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा और सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है गंगा सिंधु मैदान में। तो ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये जलोढ़ मिट्टी को ही एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, जो कि बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया होता है। मतलब बहते हुए जल से इसको बहाकर लाया जाता है इस मिट्टी को और कहीं दूसरे जगह पे जमा किया जाता है और ये भुरभुरा और ढीला होता है, अर्थात इसके जो कण होते हैं वो आपस में सख्ती से बंध कर कोई ठोस सेल नहीं बनाते हैं। और जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद और मृत्तिका के महीन कण, बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है तना, जड़, पत्ता या फल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब फल से प्राप्त होता है। कपास का जो रेशा होता है वो फल से प्राप्त होता है और कपास एक नगदी फसल है जिससे रुई तैयार की जाती है और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास का पौधा बहुवर्षीय बहुत टाइम के लिए होता है, झाड़ी नुमा होता है और इसकी लंबाई 2 से 7 फीट तक की होती है और इसके फल के अंदर बीज तथा कपास होती है और कपास फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है और भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। तो ये डिटेल्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है नील, नाइजर, जेम्बेजी या फिर अमेजोन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी ज़ैम्बेज़ी में है। तो ये ज़ैम्बेज़ी नदी पर स्थित है प्रसिद्ध करीबा बांध, और ये करीबा बांध ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच ज़ैम्बेज़ी नदी में स्थित है। ओके दोस्तों, तो हमने आज देख लिया 25 क्वेश्चंस आज के जीके जीएस और जीए के, और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।